हरियाणा बोर्ड के 11वीं कक्षा के छात्रों का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम 9 अक्टूबर को है और इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको इस विषय की तैयारी करवाने के लिए हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का सैंपल पेपर दिखाऊंगा और उसको पूरा सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाफ ईयरली असेसमेंट यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का ये क्वेश्चन पेपर है। सितंबर 2024 11वीं कक्षा का है, हिंदी विषय का है। 40 नंबर का आपका पेपर आएगा और 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। यहाँ से खंड ऐसे आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सबसे पहले 5 नंबर का एक अनसीन पैसेज आएगा और इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये पैसेज है और इसके नीचे जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू वाले आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 चॉइस होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, वृद्धजनों को संस्कारों और रीति रिवाज का वाहक क्यों माना जाता है? क्योंकि वे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जो वृद्धजन होते हैं यानी कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो संस्कारों को जो आने वाली पीढ़ी है उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, संस्कारों को। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। सभी क्वेश्चन इस पेपर के इम्पोर्टेंट हैं, इनकी तैयारी ज़रूर करें एग्ज़ाम से पहले। दूसरा क्वेश्चन है, संसार संबंधी पारिवारिक परंपराओं के समाप्त होने का कारण है? तो संयुक्त परिवारों का विघटन, यानी कि जो संयुक्त परिवार हैं जहाँ पर सभी मिलकर रहते थे उन परिवारों का जो है विघटन यानी कि उसमें कमी आई है। जो एकल परिवार है उनकी संख्या बढ़ रही है और संयुक्त परिवारों की संख्या दिन ब दिन घट रही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्तियों को परिवार की धुरी क्यों माना जाता है? यानी कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको घर परिवार की धुरी क्यों कहा जाता है? तो आंसर है, परिवार में सद्गुणों और संस्कारों की नींव रखने के कारण। यानी कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो घर के जो बच्चे हैं उनमें सद्गुणों और संस्कारों की नींव रखते हैं, नींव रखने का काम करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बुजुर्गों के प्रति बढ़ती उपेक्षा और तिरस्कार का कारण है? तो आंसर है भौतिक जीवन शैली का प्रभाव। तो ऑप्शन बी जो है आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें, भौतिक सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि ने जीवन को सुगम बनाने के साथ साथ क्या दुखद स्थितियां दी हैं? यानी कि जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं, जो साधन हैं, जीवन को सुगम बनाने यानी कि आसान बनाने के साथ साथ कौन सी दुखद परिस्थिति यानी कि क्या दुख दिए हैं? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए, शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ यानी कि शारीरिक और मानसिक परेशानियाँ बढ़ा दी हैं। तो ऑप्शन ए आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर पोएम से स्टैंजा आएगा, यानी कि ये पंक्तियाँ जो हैं पोएम से ली गई हैं और इसके नीचे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो आंसर है असफलता, यानी कि ऑप्शन के जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का क्या सूत्र बताया गया है? यानी कि हार को जीत में बदलने का क्या सूत्र बताया गया है? तो ऑप्शन ख है इसका आंसर, जब तक सफल न हो जाए तब तक चैन से न बैठना, यानी कि जब तक सफल ना हो जाए तब तक लगातार काम करते रहें। इसी को जो है पराजय को जीत में बदलने का जो सूत्र कहा गया है। उसके बाद है, कवि के अनुसार किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती? तो आंसर है जो संघर्ष करते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार संघर्ष करता है उसकी कभी पराजय यानी कि हार नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, असफलता को अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। काव्यांश के आधार पर यह कथन पूर्णतः सत्य है। तो ऑप्शन ख जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? तो आंसर है दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन देखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर है धरती, ऑप्शन सेकंड जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि ने खुशी का पूर्व किसे कहा है? तो ये कहा है घर को। तो ऑप्शन तीसरा जो है आंसर है। उसके बाद जो आपकी बुक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे 2 एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन देखें, एन फ्रैंक की डायरी ऑफ ए यंग गर्ल
मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, यानी कि ये जो डायरी है कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो ये डच भाषा में लिखी गई थी। सेकंड ऑप्शन आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद व्याकरण यानी कि ग्रामर से भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 3। तो पहला क्वेश्चन देखें, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर है जगत प्लस नाथ, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि नहीं है, तो सत्याग्रह के अंदर जो है यण संधि नहीं है, ऑप्शन 4 जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सांगोपांग शब्द कौन सी संधि है, तो इसके अंदर जो है गुण सवर संधि है, सेकंड ऑप्शन आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इसके अंदर जो है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर जो है प्रसंग है पहले, इस पद में कबीर दास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, यानी कि ये जो पंक्तियाँ हैं इन पंक्तियों के अंदर कबीर दास जी ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो बाह्य आडंबर जो हैं, दिखावे जो हैं, उनके ऊपर प्रहार किया गया है। इस पद्यांश में कवि ने धर्म के नाम पर ठगने वाले पाखंडी गुरुओं, पीर, पैगंबरों पर करारा कटाक्ष किया गया है। उसके बाद व्याख्या देखें, कबीर दास जी ने संतों अर्थात सज्जन लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये सारा संसार पागल है, क्योंकि इस संसार के लोगों को यदि वे सच्ची बातें बताते हैं तो वह उन्हें मारने को दौड़ते हैं। यदि कुछ पाखंडी उन्हें झूठी बातें बताते हैं तो वह सहज भाव से उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कबीर जी कहना चाहते हैं कि जो सज्जन लोग यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को संबोधित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि जब वो लोगों को सच्ची बातें बताते हैं तो लोग उनको झूठा समझकर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, जबकि जो पाखंडी लोग हैं जो उनके सामने झूठ बोलते हैं उन पर वो आसानी से विश्वास कर लेते हैं। कहने का भाव यह है कि लोग कठोर सत्य को स्वीकार नहीं करते, यानी कि कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो जो कठोर सत्य है उसको जल्दी से स्वीकार नहीं करते, परंतु जो झूठ है, जो आकर्षक है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। कबीरदास जी बाह्य आडंबरों द्वारा ईश्वर प्राप्ति का दावा करने वाले लोगों के बारे में कहते हैं कि उन्हें इस संसार में बहुत से लोगों को देखा है जो नियमों का पालन करते हुए धर्म का दिखावा करते हैं। वे प्रातः जल्दी उठकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु अपनी आत्मा अर्थात उनमें छिपे परमात्मा को भुलाकर पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। कबीरदास जी के अनुसार ऐसे लोगों में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। कबीरदास जी मुसलमानों के पीर फकीरों के धार्मिक आडंबर पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत से धर्मगुरु और संत देखे हैं जो पवित्र कुरान की पुस्तक पढ़ने का ढोंग करते हैं, अनेक लोगों को अपना चेला बना लेते हैं तथा उनको अपने जीवन की समस्याओं का उपाय बताने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत से मुस्लिम पीर फ़कीरों को देखा है जिन्होंने जो है ये कहते हैं कि पवित्र कुरान की पुस्तक पढ़ी है और उसके बाद वो बहुत से लोगों को अपना चेला बना लेते हैं, उनके जीवन की समस्याओं का समाधान बताने लगते हैं। उन्हें जो ज्ञान होता है उनके प्रदर्शन के लिए यह लोग आसन बिछाकर समाधि की अवस्था में बैठ जाते हैं, यानी कि जो उनको नॉलेज है उस नॉलेज को दिखाने के लिए वो आसन लगाकर जो है समाधि में बैठ जाते हैं तथा बहुत अधिक ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं और इस तरह से दिखाते हैं कि वो बहुत अधिक ज्ञानी हैं। इस रूप पर ऐसे धर्म गुरुओं को बड़ा गर्व होता है और इस रूप के ऊपर जो धर्म गुरु हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्व होता है, परंतु ऐसे धर्म गुरु केवल लोगों को ठगने का कार्य करते हैं, उनका ईश्वर से मिलन नहीं करवा पाते। उसके बाद चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन जो है इन दोनों में से छठे और सातवें में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होगा। सातवें क्वेश्चन के अंदर काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, घर की याद कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए।
तो आंसर देखें, घर की याद कविता का मूल भाव सन 1942 के आंदोलन में देश को स्वतंत्र कराने में लगे हुए स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी अपने घर परिवार के प्रति संवेदनशीलता, स्नेह, अनुराग आदि भावों को व्यक्त करना है। यानी कि जो ये कविता है घर की याद, इस कविता के अंदर सन 1942 के अंदर जो देश के अंदर जो आंदोलन हुए थे, उस आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानी जो लगे हुए थे, उनका जो बंदी जीवन था, यानी कि जब वो जेल में बंद थे, उनके जीवन के ऊपर के बारे में बताया गया है और उनके घर परिवार के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है, जो स्नेह है और अनुराग है, उसके बारे उनको उसको व्यक्त किया गया है, यानी कि उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ इस कविता का एक अन्य भाव अंग्रेज़ों के शोषण अत्याचार को भी दर्शाना है और इस कविता के अंदर जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो अत्याचार किया गया था भारतीयों के ऊपर, उस शोषण को और उस अत्याचार को भी इस कविता के अंदर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन भी है, यानी कि घर के मर्म यानी दुख को भी बताया गया है। उसके बाद है चंपा की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, यानी कि चंपा की जो चरित्र की विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, कविता के आधार पर चंपा की निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताएं हैं। नंबर 1, अनपढ़ लड़की, यानी कि चंपा जो है अनपढ़ है। चंपा एक अनपढ़ लड़की है, वह पढ़ना लिखना नहीं जानती है, उसे अक्षरों की कोई पहचान नहीं है। यही कारण है कि कवि को पढ़ते लिखते देखकर अक्षर गढ़ते देखकर, यानी कि अक्षर लिखते हुए, गढ़ने का मतलब होता है लिखना, अक्षर को लिखते हुए देखकर अचरज मतलब हैरान होती हैं। उसके बाद चंचल एवं नटखट, चंपा एक चंचल एवं नटखट लड़की है, वह अपनी शरारतों से अक्सर कवि को परेशान करती है। कभी वह उसकी कलम छिपा देती है तो कभी उसके कागज़ को छुपा देती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है अपने भविष्य के प्रति चिंतित, चंपा एक ऐसी लड़की है जिसे अपने भविष्य की चिंता है। यही कारण है कि वह कवि का यह कथन सुनकर कि विवाह उपरांत, यानी कि विवाह के बाद जब उसका पति कलकत्ता चला जाएगा तो वह अकेली रह जाएगी, यह सुनकर वो चिंतित हो जाती हैं। उसके बाद अगला है आत्मविश्वासी, चंपा एक आत्मविश्वासी लड़की है। वह कवि की इस बात से कि उसका पति कलकत्ता चला जाएगा तो वह अकेली रह जाएगी चिंतित अवश्य होती है, यानी कि चिंता जरूर करती है, परंतु आत्मविश्वास के साथ उत्तर देती है कि उसका विवाह हो गया तो वह अपने पति को अपने साथ ही रखेगी, वह उसे कलकत्ता नहीं जाने देगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो आपकी किताब है उसमें से ये सीन पैसेज, यानी कि किताब में से एक पैसेज आएगा। पहला जो क्वेश्चन था वो अनसीन पैसेज था और ये जो पैसेज है वो सीन पैसेज, यानी कि आपकी किताब से पैसेज आएगा, इसको पढ़ना है और इसके बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है नमक का दरोगा और लेखक हैं इसके प्रेमचंद। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है महीने में मिलने वाले वेतन की तुलना किससे की गई है। तो वेतन की जो तुलना है पूर्णमासी के चांद से की गई है, जो हर दिन धीरे धीरे घटता रहता है। जैसे कि पूर्णमासी का जो चांद है वो प्रत्येक दिन धीरे धीरे कम होता है, यानी कि घटता रहता है, उसी तरह से वेतन की भी तुलना की गई है कि वो भी प्रतिदिन घटती रहती हैं। ऊपरी आय को किसके समान बताया गया है। तो ऊपरी आय को बहते हुए स्रोत के समान बताया गया है। उसके बाद है गद्यांश में वक्ता श्रोता कौन है। आंसर देखें, यहाँ वक्ता तो बूढ़े मुंशी जी हैं और श्रोता उनका बेटा वंशीधर है। उसके बाद है गद्यांश के अनुसार किस में बरकत होती है। आंसर देखें, ऊपरी आमदनी में बरकत होने की बात की गई है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार किस में बरकत है, तो ऊपरी आमदनी में जो है बरकत बताया गया है। उसके बाद चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा, 8वें और 9वें में से कोई एक आपको करना होगा। गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, नमक का दरोगा कहानी की में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कोई दो पहलू यानी कि पक्ष उभर कर आते हैं, उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित दो पहलू यानी कि पक्ष उभर कर आते हैं। पहला पक्ष है भ्रष्ट व्यापारी।
पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व का प्रथम पहलू हमें उसके एक भ्रष्ट व्यापारी होने के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि जो पंडित आलोपी दीन है वो एक भ्रष्ट व्यापारी है। पंडित आलोपी दीन एक भ्रष्ट व्यापारी है जो नमक की कालाबाजारी करता है। पकड़े जाने पर वह दरोगा वंशीधर को हजारों रुपए रिश्वत की पेशकश करता है। यानी कि पकड़े जाने के ऊपर वो दारोगा को कई हजारों रुपए जो है रिश्वत के तौर पर पेश करता है। यही नहीं, वह अपने धन के बल पर अदालत को अपने पक्ष में फैसला सुनाने पर मजबूर कर देता है। यानी कि इसके अलावा जो वह अपने पैसों के बल पर अदालत को अपने पक्ष में फैसला सुनाने पर मजबूर कर देता है। उसके बाद दूसरा पहलू है दूरदर्शी व्यक्ति। पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू यानी कि दूसरा पक्ष है हमें उसके एक दूरदर्शी व्यक्ति होने के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि पंडित आलोपी दीन जो है वो दूरदर्शी है। पंडित आलोपी दीन, दूरदर्शी का मतलब होता है जो आगे तक की सोच रखे, यानी कि दूर तक की सोचें। पंडित आलोपी दीन भले ही अपने धन के बल पर अपने विरुद्ध दायर मुकदमा जीतने में सफल हो जाता है, यानी कि पैसों के बल पर वो जो है अपने विरुद्ध जो उसके विरुद्ध जो मुकदमा था उसको वो जीत जाता है, परंतु वह समझता है कि मुंशी वंशीधर एक धर्मपरायण और ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन उसको ये बात पता थी कि जो मुंशी वंशीधर हैं वो एक धर्म को मानने वाला और एक ईमानदार व्यक्ति है। वह किसी प्रलोभन यानी कि लालच में आने वाला व्यक्ति नहीं है। यही कारण है कि मुकदमा जीतने के बाद वह मुंशी वंशीधर के घर जाता है और अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सम्मान यानी कि सम्मान सहित उसे अपनी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त कर देता है। यानी कि वंशीधर को अपनी संपत्ति का मैनेजर बना देता है। उसके बाद भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। आंसर देखें। भूलो कुत्ते की मृत्यु हो जाने के कारण उससे मिलता जुलता कुत्ता लाया गया। उसने फिल्म का वह दृश्य पूरा किया जिसमें अप्पू की मां सर्वजया अप्पू को भात खिलाने के बाद बचे हुए भात को गमले में डाल देती है और कुत्ता गमले में से बचे हुए भात को खाता है। इससे पहले इस दृश्य का पहला भाग जिसमें कुत्ता अप्पू को अपनी मां द्वारा भात खिलाया जाना देख रहा है, भूलो नामक कुत्ते ने पूरा किया था। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पहला भाग था वो भूलो नामक कुत्ते ने किया था, जिसके अंदर वो जब माँ के द्वारा अप्पू को खाना खिलाया जा रहा था तो उसको देखने का जो काम था वो भूलो ने किया था, यानी कि पहले वाले कुत्ते ने। जब ये भूलो मर गया तो इसकी जगह दूसरा कुत्ता लाया गया जिसने दूसरा सीन पूरा किया था, जिसके अंदर जो बचा हुआ गमले भात यानी कि चावल जो है गमले में डाल दिए गए थे, उस चावल को खाने का काम जो है दूसरे कुत्ते ने किया था। यानी वो वाला सीन, दूसरे वाला सीन यानी कि चावल को खाने वाला सीन जो है दूसरे कुत्ते ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संचार किसे कहते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। आंसर देखें। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। इसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। यानी कि जो संचार शब्द है इसकी उत्पत्ति चर धातु से हुई है और चर धातु का मतलब होता है चलना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। मानव समाज के संदर्भ में संचार का अर्थ और भी अधिक व्यापक है। मानव समाज में संचार से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना है। यानी कि मानव समाज के अंदर जो संचार है इस शब्द का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का, विचारों का और भावनाओं का आदान प्रदान करना। और इसके बाद इसके महत्व बताए गए हैं यहाँ पर। संचार का पहला महत्व है संचार हमें एक दूसरे से जोड़ता है। दूसरा है संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटते हैं। तीसरा, संचार जीवन की निशानी है। संचारहीनता मृत्यु की सूचक है। उसके बाद अगला है सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके विकास की कहानी है। उसके बाद संचार के बिना समाज के विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना संभव नहीं है। और उसके बाद अगला पॉइंट है आज मनुष्य ने संचार के अनेक मध्य विकसित यानी कि माध्यम, यहाँ पर माध्यम आएगा, माध्यम विकसित कर लिए हैं
जिससे सारा संसार एक गांव के रूप में तब्दील हो गया। यानी कि सभी विश्व के सभी देश जो हैं संचार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गए हैं और इससे जो है पूरा विश्व एक गांव के रूप में तब्दील हो गया, यानी कि गांव बन गया है। उसके बाद चॉइस में भी क्वेश्चन है, 10 और 11 में से कोई एक करना होगा। तो क्वेश्चन है जन संचार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बतलाएं। तो आंसर देखें, जन संचार जब हम किसी व्यक्ति के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम से के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जन संचार कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये बताया गया है किसी व्यक्तियों के कोई एक समूह जिससे हम प्रत्यक्ष यानी कि आमने सामने संवाद करने यानी कि बातचीत करने के बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम को जो है जरिया बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं, मीडियम, और उसके द्वारा हम एक समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद यानी कि बातचीत कायम करने की कोशिश करते हैं, इसे जन संचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम से के ज़रिए बहुगणित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि इसके अंदर जो संदेश है उसको यांत्रिक यानी कि कोई जो माध्यम है, जैसे कि या तो इंटरनेट हो सकता है या फिर टीवी हो सकता है, टेलीविज़न, इसके द्वारा जो है मल्टीपल लोगों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि एक से अधिक लोगों तक मैसेज को पहुंचाया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज जनसंचार के अनेक साधन जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि उपलब्ध हैं। यानी कि ये सारे संचार के साधन हैं, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, इंटरनेट है। इसके द्वारा यानी कि हम जो हैं अपनी बात को अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है जनसंचार की विशेषताएं। पहला है जनसंचार में फीडबैक प्राप्त नहीं होती। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है और जनसंचार माध्यम अनेक व्यक्तियों के सहयोग से संचार करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता किसे कहते हैं। आंसर देखें, अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है जिसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। इसी जिज्ञासा के समन यानी कि इसी जिज्ञासा की शांति के कोशिश के रूप में पत्रकारिता का विकास हुआ है। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य की ये स्वभाव होता है कि वो अपने आसपास की घटनाओं को जानना चाहता है और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो है पत्रकारिता का विकास किया गया है, यानी पत्रकारिता जो है विकसित हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दिए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर देखें, लता मंगेशकर की गायन की यानी कि गाने की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, उनके गायन में गानपन सर्वत्र मौजूद है, यानी कि जो गानपन है वो मौजूद है उनके गानों में और उसमें स्वरों की निर्मलता, कोमलता, मुग्धता आदि देखने को बनती है। उसके बाद दूसरा है, गीत में 2 शब्दों के बीच के अंतराल को यानी कि 2 शब्दों के बीच में जो गैप होता है, अंतराल होता है, उसको वो आलाप के द्वारा बड़े सुंदर ढंग से भर देती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है, पाठ के आधार पर बताएं। आंसर देखें, पहले कुएं का निर्माण पूरा होने पर चेजारों को अनेक वस्तुएं भेंट में दी जाती थी। यानी कि पहले जो चेजार थे जब वो कुएं का निर्माण करते थे तो लोग उनको भेंट के तौर पर यानी कि उपहार के तौर पर बहुत सारी वस्तुएं देते थे। तीज, त्योहार तथा विवाह के अवसर पर उन्हें नेग मिलता था तथा फसल पकने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक ढेर अलग से लगाया जाता था। लेकिन अब चेजारों का काम पूरा होने पर
मजदूरी देकर भेज दिया जाता है। यानी कि पहले उनको इतनी सारी चीज़ें दी जाती थी और आज के समय पर केवल उनको उनकी मजदूरी देकर भेज दिया जाता है। उसके बाद ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है ग्रामर का, स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। आंसर देखें। स्वर संधि जब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि यानी कि पहले अक्षर की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद उसके बाद जो शब्द आएगा उस शब्द की प्रथम ध्वनि दोनों ही स्वर हों, तब उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर विद्या प्लस आल्य। तो यहाँ पर जो अंतिम अक्षर है और इसका जो है पहला अक्षर है, दोनों ही स्वर हैं, इसलिए इन दोनों को मिलकर बन जाता है विद्यालय। यहाँ पर बताया गया है अंतिम अक्षर और प्रथम दूसरे का। इसी तरह से नर प्लस ईस नरेश। उसके बाद नैतिक शिक्षा से भी क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देखें नैतिक शिक्षा से, और हरियाणा बोर्ड ने इसी साल नैतिक शिक्षा की नई बुक लगवाई है। मैंने नैतिक शिक्षा के सभी पाठों के क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन यानी कि वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है अपने चैनल के ऊपर। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो नैतिक शिक्षा के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जो है आपको सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है पहला, जीवन में क्षमा सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। आंसर देखें। जीवन में क्षमा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्षमा यानी कि माफ़ करने के अभाव में अगर हम किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं करते, क्षमा नहीं देते हैं, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, त्रुटि, भूल आदि हमारे मन में बदले की आग लगाकर हमें जलते हुए तपाते रहेंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कोई भूल करता है, त्रुटि करता है, अगर हम उसे क्षमा नहीं करेंगे, अगर उसको माफ़ नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर जो बदले की भावना है वो हमें जलाती रहेगी और तपाती रहेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इससे अपराध, त्रुटि, भूल करने वाली के प्रति ईर्ष्या, द्वेष तथा आवेश की भावना हमारे जीवन की जटिलताओं से भर देगी। यानी कि हमारे अंदर जो अपराध, त्रुटि, भूल करने वाले व्यक्ति के प्रति, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने गलती की है उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष के भाव आएंगे और इससे हमारी ही जीवन की जो जटिलताएं हैं, मुश्किलें हैं, वो बढ़ जाएंगी और हमारे संबंध दुर्भावनाओं की भेंट चढ़ जाएंगे, यानी कि संबंध भी इससे खराब होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार क्रोध से व्यक्ति को क्या नुकसान होता है। यानी कि गीता के अंदर क्या बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो क्रोध करता है उसको क्या नुकसान होते हैं। तो आंसर देखें। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार क्रोध से व्यक्ति को निम्नलिखित नुकसान होते हैं। पहला, क्रोध करने वाले व्यक्ति पर क्रोध का प्रभाव तत्काल पड़ता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति पर फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जो व्यक्ति क्रोध करता है उस पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। क्रोध से उत्तेजना बढ़ती है, यानी कि जो व्यक्ति क्रोध करता है वो उत्तेजित हो जाता है। तीसरा, क्रोध हमारी मानसिक ऊर्जा, ओज, बल आदि को क्षीण कर देता है, यानी कि गुस्से की वजह से जो हमारी मानसिक ऊर्जा है, जो ओज है और जो बल है वो क्षीण हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। क्रोध के कारण हमारी एकाग्रता जो है भंग हो जाती है, हमारे सामाजिक सम्मान को कम कर देता है, यानी कि क्रोध से हमारा जो सामाजिक सम्मान है, यानी कि समाज के अंदर जो सम्मान है वो भी कम हो जाता है और यह प्रेम का शत्रु है। तो ये था आपका 11वीं कक्षा का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कुछ सैम्पल पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।